नमस्कार, टीसीपी 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह। कोरोना महामारी एक ऐसी बीमारी आई है जिसने प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को घर में कैद कर दिया है। इन दिनों में कोरोना से जुड़ी कई अफवाहें भी फैली हैं। वहीं कई लोगों ने इससे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां भी बताई है, जो आम जनता के लिए काफी मददगार साबित हुई है। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ फार्मेसी से जुड़े कुछ डॉक्टर्स व प्रोफेसर्स मौजूद हैं, जो हमारे साथ कोरोना के साथ साथ फार्मेसी से जुड़ी जानकारियां भी साझा करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर तृप्ति जैन, असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर एंड डेजिग्नेटेड फूड ऑफिसर महासमुंद से, डॉक्टर संजीव बहादुर, एसोसिएट प्रोफेसर, कोलंबिया इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी से, डॉक्टर विकास आर चंद्राकर, फाउंडर ऑफ केवी क्लिनिकल रिसर्च सर्विसेज, उमाकांत साहू, साइंटिफिक ऑफिसर केमिस्ट्री, मिस्टर रवि किशोर अग्रवाल, को फाउंडर फार्मर डाट कंसल्टिंग, मोहम्मद हासिम खान, डीवाई डायरेक्टर CGSCA। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। रवि जी, सबसे पहला सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी, कोरोना वायरस और कोविड-19 में डिफरेंस क्या है? धन्यवाद अपूर्वा जी। देखिए, हम सबको शुरू से ही ये कंफ्यूजन था कि कोविड-19 कोरोना वायरस या सार्स कोवी में कोई डिफरेंस है कि नहीं है, राइट? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबका अपना अलग महत्व है और सबकी अलग अलग मीनिंग होती है। CDC के हिसाब से कोरोना वायरस एक फैमिली ऑफ वायरस है जो कि पीपल और एनिमल दोनों को इफेक्ट करता है। उस फैमिली में बेसिकली 3 तरीके के वायरस होते हैं जिसमें मनुष्यों से वायरस फैल सकता है। तीनों तरीके के वायरस है। वो जो 3 वायरस हैं उनका नाम है मार्स को, सार्स को और सार्स कोवी 2। और जो सार्स कोवी 2 है वही एक कोरोना वायरस है जो कोविड-19 स्ट्रेन में बदल चुका है और वह अभी हमारे बीच पेंडेमिक बन के मौजूद है, राइट? आप अब इसको अगर इस तरीके से समझे कि अगर आपके पास कोरोना पॉजिटिव कोई पेशेंट आता है, आप उसका नसल म्यूकोसल सैंपल लेते हैं और आप उसको कोरोना पॉजिटिव पाते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि वो बंदा इन्फेक्टेड है। उसका ये मतलब है कि वो बंदा कोरोना पॉजिटिव है। वो सेल्फ क्वारंटाइन अगर 14 दिन तक रहता है, उसका इम्यूनिटी बॉडी मैकेनिज्म अगर अच्छे से काम करे तो वो बंदा पॉजिटिव से नेगेटिव में टर्न हो सकता है। बट अगर वो साइंस एंड सिम्टम्स डेवलप करता है, अगर मैं साइंस एंड सिम्टम्स की बात करूं तो जैसे कफ है, कोल्ड है, अगर उसको 100 से ज्यादा हाई फीवर आ रहा है, उसको सोर थ्रोट है, तो इस तरीके के अगर साइंस और सिम्टम्स को अगर डेवलप करता है तो एज अ फार्मासिस्ट हम वही रिकमेंड करेंगे कि वो अपने नियरेस्ट हेल्थ केयर प्रोफेशनल से मिले, अपने फर्स्ट लाइन हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो कि फार्मासिस्ट है उससे जाके मिले, और 104 जो कि गवर्नमेंट का एक कॉल सेंटर बना हुआ है वहाँ पे रिपोर्ट करें अपने सिम्टम्स को। उमाकांत जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कोरोना के इलाज में एक फार्मासिस्ट की क्या भूमिका हो सकती है? कोविड के इलाज में फार्मासिस्ट की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है, क्योंकि जो फार्मासिस्ट होता है दवाओं के ज्ञान के साथ साथ उसको विभिन्न बीमारियों के बारे में भी ज्ञान होता है और कौन सी दवाई कौन से बीमारी के लिए ज़्यादा कारगर होगी उसका भी उसके पास ज्ञान होता है। और अगर कोई दवाई आप अधिकतम यूज़ कर रहे हैं तो उसका क्या हानिकारक इफेक्ट हो सकते हैं, दवाइयों के एडवर्स ड्रग रिएक्शन के बारे में उसको महत्वपूर्ण नॉलेज होता है। साथ ही साथ कुछ अगर सिनर्जिस्टिक ड्रग अगर दिया जा सकता है तो उसकी भी जानकारी होती है। तो हेल्थ सिस्टम का एक महत्वपूर्ण अंग होता है जो कई क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जैसे दवा निर्माण, औषधि अनुसंधान, दवा वितरण एवं दवाओं के गुणवत्ता नियंत्रण में इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। परंतु भाग्य है हमारा कि भारत में जो फार्मासिस्ट हैं उनको वह ओहदा नहीं मिल पाया है जो कि पश्चिमी देशों में होता है, चाहे वो एलोपैथिक चिकित्सा व्यवस्था के फार्मासिस्ट हों या आयुर्वेद के। आज भी वो क्या है, सुदूर अंचल में जो भी अस्पताल हैं वहाँ पे वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। जो डॉक्टर विहीन हैं, चिकित्सक विहीन जो केंद्र हैं वहाँ पे फार्मासिस्ट भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और फार्मासिस्ट का अगर सही तरीके से चिकित्सा व्यवस्था में अगर उपयोग किया जाए तो बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। जी तृप्ति जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि रेगुलेटरी बॉडी को कोविड-19 महामारी के प्रबंधन के लिए किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, कोविड-19 जैसे कि हम देख रहे हैं
ये सभी के लिए एक चैलेंज है, इट इज अ चैलेंज फॉर एवरीवन। एक नॉर्मल इंसान के लिए भी एक ये चुनौती के रूप में बन के उभरा है। तो लाइकवाइज इट इज अ चैलेंज फॉर रेगुलेटरी अथॉरिटीज ऑल्सो। सबसे बड़ा जो हमारे लिए चैलेंज होता है वो ये है कि जो मेडिसिन हैं, एसेंशियल मेडिसिन हैं, और जो प्रिकॉशन या प्रिवेंशन के लिए इसके लिए बताया जा रहा है सबसे ज़्यादा कि आपको हैंड सैनिटाइज करना है, आपको मास्क हमेशा पहनना है। तो जो डिवाइसेस और ड्रग्स हैं और एसेंशियल मेडिसिन हैं, इनकी अवेलेबिलिटी को इंश्योर करना टू एवरी इंडिविजुअल हु इज इन नीड, वो सबसे बड़ा चैलेंज है। क्योंकि अभी लॉकडाउन है, पीपल समटाइम्स कैन एसेस फॉर दीज मेडिसिन एंड समटाइम्स दे कैन नॉट। तो कैसे जो नीडी है या जो क्रिटिकली इल पेशेंट्स है जिनको की नहीं मिल पा रही, तक पहुँचाना ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है अभी। रवि जी, एक बार फिर मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी कि कोरोना की इस महामारी में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में क्या असर पड़ा है? फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इम्पैक्ट इसका एक्चुअली पॉजिटिव पड़ा है। अगर मैं इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केट की बात करना चाहूँ तो इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केट मेरे ख्याल से करीब $28 बिलियन का मार्केट है, जो कि बहुत बड़ा एक जंक है फार्मा इंडस्ट्री। और इंडियन फार्मा इंडस्ट्री दुनिया में जनरिक ड्रग सप्लाई करने के नाम से दूसरा सबसे बड़ा इंडस्ट्री है। यहाँ से जो मेड इन इंडिया मेडिसिनल प्रोडक्ट्स होते हैं वो यूएस, यूरोप, जापान जैसी बड़ी कंपनीज में भारत सप्लाई करता है। और क्योंकि हमारी दवाइयाँ सेफ्टी और क्वालिटी पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत अच्छी होती है, इसलिए यहाँ की दवाइयाँ इन बड़े शहरों में, बड़े देशों में जाया जाता है। इंडिया चाइना के कंपटीशन में इसलिए है क्योंकि एपीआई और इंटरमीडिएट मैन्युफैक्चरिंग जो है वो चाइना से बहुत ज़्यादा इंपोर्ट होता है, और वो हमारा एक्चुअली डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को कहीं ना कहीं हैम्पर कर रहा है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि कैश फ्लो ज़रूर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में अभी भी बना हुआ है, और इसके कारण हायरिंग प्रोसेस भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बना हुआ है। तो इसका जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पे इम्पैक्ट है, ये पॉजिटिव इम्पैक्ट है। हमारा फार्मा मार्केट आगे और बढ़ने की उम्मीद है, कम से कम 10 से 15% तक ये और आगे बढ़ेगा। मैं पॉजिटिव इम्पैक्ट के बावजूद फार्मा कंपनीज जो है एक ट्रिमिंग द फैट एक मॉडल है जिसको डिप्लॉय कर रहा है। क्योंकि ये पॉजिटिव इम्पैक्ट है, फार्मा इंडस्ट्री बढ़ रहा है, उसके बावजूद ट्रिमिंग द फैट मॉडल से फार्मा इंडस्ट्री कर रहा है। ये एक्चुअली कैपिटल एक्सपेंडिचर को कम कर रहा है, अपने रेंटर्स को नेगोशिएट कर रहा है, एंड जो एसेट्स हैं तो उनको भी डिजिटली मैकेनाइज कर रहा है। तो फार्मा इंडस्ट्री एक सनराइजिंग इंडस्ट्री है, एक सनराइज इंडस्ट्री है, और जो फार्मासिस्ट है वो फार्मा इंडस्ट्री का मेन पिलर्स है। तो डेफिनेटली कोविड-19 से फार्मास्यूटिकल या हेल्थ केयर इंडस्ट्री बढ़ेगा। बहादुर जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। आप हमें बताइए कि कोविड-19 का एकेडमिया पे क्या असर पड़ा है? देखिए, ये कोविड-19 जो अभी उभर कर आया है, ये ऐसा चुनौती है जिसके लिए मेरे ख्याल से कोई भी फील्ड, कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान किसी भी तरह से तैयार नहीं था। और अचानक से सब कुछ, ये लॉकडाउन ही इसका एक सबसे बड़ा कारगर उपाय माना गया है। और अभी जी ने बहुत अच्छे तरह से डिफरेंस समझाया कोरोना वायरस और कोविड-19 के बारे में। तो हम लोग इसके लिए तैयार तो नहीं थे, लेकिन जैसे ही ये चुनौती हमारे सामने उभरा है तो हम इसके लिए अब एडजस्ट भी कर रहे हैं, और इस चुनौती का सामना करने के लिए एकेडेमिया भी बहुत अच्छे तरह से तैयार हो चुका है। जब ये लॉकडाउन हुआ तो मतलब उसको अगर मैं बोलूं कि फॉर्चुनेटली हमारा जो सेशन था, एकेडेमिया का सेशन था, फार्मेसी का सेशन था, लगभग ये खत्म होने की ओर था। तो लगभग 60-70% जो सिलेबस है वो सभी लोगों का कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद फिर धीरे धीरे लोगों ने ऑनलाइन चीज़ें, जो बच्चों को भी कभी मालूम नहीं थी, टीचर्स को भी मालूम नहीं था, सब लोगों ने एडजस्ट किया। धीरे धीरे ऑनलाइन क्लासेस लगी। फिर भी कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी की इश्यूज रहती हैं, इश्यूज हैं, फिर भी लोग कोऑपरेट कर रहे हैं। और एकेडेमिया में धीरे धीरे अब जो पहले जो था कि चॉक एंड टॉक मॉडल को फॉलो किया जाता था, चॉक लेकर लोग पढ़ाते हैं, सब कुछ करते थे, लेकिन अब वो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी के तरफ ट्रांसफर हो रहा है। और धीरे धीरे अब ऐसा वो बन रहा है कि अब हमें टेक्नोलॉजी को फॉलो करते हुए ऑनलाइन क्लासेस लेनी पड़ रही हैं। और बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं,
बहुत अच्छे तरह से कोऑपरेट कर रहे हैं लोग और बहुत अच्छे से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूज करके क्लासेस आगे बढ़ रही हैं। सिलेबस भी लगभग खत्म होने को है और धीरे धीरे सिचुएशंस भी सुधर रहे हैं। हो सकता है बहुत जल्दी एग्जाम्स वगैरह भी होंगे और सब कुछ नॉर्मलाइज होने की तरफ धीरे धीरे बहुत सावधानी के साथ हम भी कदम बढ़ा रहे हैं और हम आशा करते हैं कि ये सिचुएशन जो है वो ओवरकम करेंगे, हम लोग एक साथ ओवरकम करेंगे और ये नॉर्मलाइज होगा सिचुएशन। जी बिल्कुल। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें बहादुर जी, तो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज क्लासेस रेगुलर नहीं हो पा रहे। इस सिचुएशन में फार्मेसी इंस्टीट्यूशन की स्मूथ रनिंग के लिए क्या स्टेप्स लिए हैं? तो देखिए, ये जो प्लेटफॉर्म है, बहुत लोगों को हम लोग बोलते हैं छत्तीसगढ़ पिछड़ा हुआ स्टेट है, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत सारे चीजें जो है हम छत्तीसगढ़ में भी अप्लाई कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के लोग भी उन सारी चीजों से अवगत हैं, कर रहे हैं। भारत सरकार ने स्वयं करके एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ था जहां ऑनलाइन क्लासेस चलती थी, बहुत पहले से चल रही थी। धीरे धीरे यहाँ भी छत्तीसगढ़ में भी बूम आया है। एक फार्मेसी का कोर्स पिछले सेशन में स्वयं में चला है। इस बार भी नया एक इंडस्ट्रियल फार्मेसी करके एक कोर्स है जो कि इस बार जो अभी जो सेशन शुरू होने वाला है, टेक्निकल सेशन, जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी का जो सेशन शुरू होने वाला है, उसमें इंडस्ट्रियल फार्मेसी एक सब्जेक्ट है और इसी सब्जेक्ट से ही रिलेटेड स्वयं पोर्टल में कोर्स एक नया रन होने वाला है। और इसके साथ साथ ऑनलाइन क्लासेस का भी प्रावधान दे दिया गया है। पीसीआई ने भी हमें प्रावधान दिया हुआ है, पीसीआई ने भी हमें इंस्ट्रक्शंस दिया है कि हम ऑनलाइन एग्जाम करवा सकते हैं। घर पे बच्चों की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए हम जितने भी चीजें हैं बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए और सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए हम सारी चीजें जो उनके हित में है, हमें छूट दी गई है कि हम वो सारी चीजें कर सकते हैं। उमाकांत जी, मैं अब आपकी तरफ आना चाहूँगी। आपसे मैं ये सवाल करना चाहूँगी कि कोरोना का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति से संभव है या नहीं? वर्तमान में तो आयुर्वेदिक पद्धति से कोविड का इलाज संभव नहीं है, परंतु इस दिशा में भारत सरकार आयुष मंत्रालय के द्वारा कारगर कदम उठाए जा रहे हैं और कुछ जैसे औषधियां हैं जो कि कारगर हो सकती है, उनको चिन्हांकित करके उस दिशा में कार्य किया जा रहा है और उनको भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने क्लिनिकल ट्रायल करने की अनुमति भी प्रदान की है। तो आने वाले भविष्य में हो सकता है कि आयुर्वेदिक पद्धति से कोरोना का इलाज हम कर पाएं। अगर हम पूरे देश के किसी भी राज्य की बात करें तो देश के किसी भी राज्य में कोरोना का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति से किया जा रहा है या नहीं? सर्वप्रथम आयुर्वेदिक पद्धति का उपयोग गोवा के द्वारा स्टार्ट किया गया था। तत्पश्चात केरल और गुजरात, हरियाणा और मध्य प्रदेश में भी सहायक औषधियों के रूप में, जो कि सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट जो है होते हैं, कोरोना में जो लक्षण होते हैं उनके सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट के लिए उपयोग में किया जा रहा है। और गुजरात में बृहद स्तर पे इसका ट्रायल भी किया जा चुका है। लगभग 6000 कोरोना पेशेंट जो हैं, जो कि एसिम्टोमेटिक थे, उन पे आयुर्वेदिक औषधियों का एक आयुर्वेदिक के साथ होम्योपैथी औषधियों का उपयोग करके उसका ट्रायल किया गया है, जिसमें बहुत ही अच्छी सफलता प्राप्त हुई है। जिसमें लगभग 6000 मरीज थे, उनमें से कुछ 11 मरीज वो क्या है कोरोना नेगेटिव नहीं हो पाए, बाकी सभी कोरोना पॉजिटिव रहे 11 मरीज, बाकी सब कोरोना नेगेटिव हो गए। तो इससे ये दिखता है कि उनका एक 7 डेज का प्रोग्राम था, जिसमें कुछ उनका जैसे होम्योपैथिक से आर्सेनिकम एल्बम 30 पावर के और कुछ आयुर्वेदिक औषधियों का उन्होंने कुछ वो तैयार किया था, उसको उन्होंने दिया और उससे बहुत ही अच्छे रिजल्ट आए हैं और इसको भारत सरकार को भी इससे अवगत करा दिया गया है। जी। उमाकांत जी, अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो कोरोना की रोकथाम के लिए आयुष विभाग छत्तीसगढ़ के द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं? कोरोना के रोकथाम के लिए आयुष विभाग छत्तीसगढ़ के द्वारा भारत सरकार आयुष मंत्रालय के द्वारा जारी जो गाइडलाइन है उसका पालन किया जा रहा है
और उसमें जो भी आयुर्वेदिक जैसे कि कुछ आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं, जैसे त्रिकटु चूर्ण है, इसका भी वितरण किया गया है। जो भी चिकित्सा केंद्र हैं वहाँ पे लोगों को वितरण किया जा रहा है त्रिकटु चूर्ण। उसके साथ साथ अश्वगंधा, गिलोय, जो लोगों को आयुर्वेदिक पे जो भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के गाइडलाइन के तहत उन्हें दी गई है कि आयुर्वेदिक पेय में जो होते हैं तुलसी, काली मिर्च, सौंठ और दालचीनी, इनका जो पाउडर बनाकर उसको उबाल कर काढ़ा बनाकर उसको दिन में 2 बार सेवन करने के लिए लोगों को निर्देशित किया जा रहा है। साथ ही साथ जो आयुर्वेद पद्धति में निहित जो दिनचर्या होता है, जो योगासन प्राणायाम करने को भी कहा जा रहा है। तृप्ति जी, एक बार फिर मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी। अगर स्टेट की हम बात करें तो कोरोना के लिए इस्तेमाल हो रही दवाइयाँ, मास्क, सैनिटाइजर्स, इन सब चीज़ों की उपलब्धता की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में इन सारी चीज़ों की उपलब्धता की क्या स्थिति है? यस एग्जैक्टली, आप ठीक कह रही, क्योंकि कोरोना के पेशेंट्स भी बढ़ते जा रहे हैं। एंड व्हाट वी कैन सी दैट ये जो मास्क हैं, सैनिटाइजर्स हैं, दीज वर नॉट द प्रोडक्ट्स व्हिच आर यूज्ड ऑन डेली बेसिस बाय एवरीवन, बट नाउ इट हैज बिकम मैंडेटरी। गवर्नमेंट ने मास्क लगा के बाहर निकलना अनिवार्य कर दिया है। हैंड वॉश करना, हैंड सैनिटाइजेशन जो है वो मैंडेटरी हो गया है हमारे लिए। तो अगर इसमें देखा जाए, स्टेट में अगर हमारा कंडीशन देखा जाए तो जो हमारे कंट्रोलर फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, ही इज़ वेरी प्रोएक्टिव एंड ही इज़ रीडिंग द सिचुएशन वेरी वेल। और इनका जो प्रोडक्शन है, हमारे स्टेट में भी मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है सैनिटाइजर्स का, मास्क का। और तो इनका जो प्रोडक्शन से लेकर के, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के, इनका डिस्ट्रीब्यूशन इवन एट डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक लेवल तक भी कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग हो रहा है। हर सिस्टम में हम सभी एसेंशियल मेडिसिन या जो क्रिटिकल केयर में जो मेडिसिन यूज होती है, उनकी अवेलेबिलिटी को और उनके स्टॉक को मॉनिटर कर रहे हैं। वेयर देयर इज एनी डिफिशियंसी, कहीं कुछ है तो इसको फिर मीट किया जाता है। विकास जी, अगर क्लिनिकल ट्रायल्स की हम बात करें तो क्लिनिकल ट्रायल्स में फार्मेसी का क्या रोल है? देखिए, क्लिनिकल ट्रायल जो भी इंडस्ट्री है, ये बहुत ही एक बड़ा इंडस्ट्री है जहाँ पे कोई भी ड्रग डिस्कवरी का एक फाइनल और मैक्सिमम अमाउंट इसमें इन्वेस्ट होता है। यहाँ पे आपको 70 to 80% जितने भी प्रोफेशनल्स हैं वो आपको फार्मासिस्ट ही मिलेंगे। जैसे अगर मैं बात करूँ हमारे कंपनी की, तो हमारा कंपनी इन फार्मा इंडस्ट्रीज को हॉस्पिटल लेवल पे हेल्प करता है रिसर्च के लिए। तो हमारी कंपनी में अराउंड 90% लोग अब फार्मासिस्ट ही हैं, जो बी फार्मेसी, एम फार्मेसी या डॉक्टर ऑफ फार्मेसी ग्रेजुएट्स हैं। एंड आप देख ही सकते हैं हमारे जो फाउंडर हैं और जैसे मैं हूँ और मेरे पार्टनर है, तो हम भी फार्मेसी ग्रेजुएट्स ही हैं। और फार्मेसी ग्रेजुएट इसलिए सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है इस इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि इन लोगों को जो मेडिसिन का ज्ञान है वो बहुत अच्छी तरह से होता है और ये रिसर्च से रिलेटेड सब्जेक्ट भी पढ़ते हैं, ये अपने डिजर्टेशन भी करते हैं, तो इनको रिसर्च का भी बहुत अच्छा नॉलेज होता है। इसीलिए जब ये क्लिनिकल रिसर्च में आते हैं तो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। और अभी जैसे कोविड-19 के क्लिनिकल ट्रायल्स की बात करें तो हर इंडस्ट्री में, जैसे हम लोग भी अभी कोविड-19 क्लिनिकल ट्रायल्स में इन्वॉल्व हैं, बहुत सारी कंपनीज ने अभी क्लिनिकल ट्रायल चालू किया है। तो जितने भी लोगों के टच में मैं हूँ वो सभी फार्मासिस्ट ही हैं। तो ये बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी भी है क्लिनिकल रिसर्च में आना, तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छा एरिया है। बिल्कुल विकास जी, वर्तमान की अगर हम बात करें तो कोविड-19 के लिए क्या क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं? एक्चुअली कोविड-19 में सबसे पहले जब ट्रायल स्टार्ट हुए थे तो लोगों के दिमाग में था कि वैक्सीन आ जाए, लेकिन वैक्सीन का जो क्लिनिकल ट्रायल होता है वो एक बहुत लंबा टाइम लेता है, ये 1 साल से भी ज़्यादा का वक्त लेता है। तो इस पे अभी जो मैक्सिमम जो अभी क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे हैं वो ट्रीटमेंट फोकस्ड हो रहे हैं, मतलब सीधे कुछ एंटीवायरल ड्रग है, जैसे आप लोगों को पता ही है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन गाइडलाइन में ही ये है कि ट्रीटमेंट के लिए, बट वो क्लिनिकल ट्रायल उसका हुआ नहीं था, वो जस्ट एक नॉर्मल लेवल पे रिसर्च हुआ और उन्होंने पाया कि हाँ ये दे सकते हैं। तो उस टाइम पे हार्ड एंड फास्ट
रेगुलेटरी अथॉरिटीज ने बोला कि ठीक है आप गाइडलाइन में स्टार्ट करो, बट अभी अब जो दवाइयाँ जो आएंगी पूरे क्लिनिकल ट्रायल के साथ आएंगी और मोस्टली अगले 2 से 3 महीनों में कुछ इफेक्टिव और प्रॉमिसिंग ड्रग आपको मिलेंगे मार्केट में, जिससे हो सकता है इस कोरोना वायरस का इलाज फिर ओपीडी बेसिस पे भी हो जाएगा। मतलब उसके लिए फिर एडमिट करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, सीधे प्रिस्क्रिप्शन लिखो, 1 वीक दवाइयाँ खानी और अपने घर पे रह के आप इलाज करा सकते। हासिम खान जी, माफ़ी चाहूँगी आप तक पहुँचने में थोड़ी देर हो गई। आपसे जानना चाहेंगे कि राज्य के कोविड-19 प्रतिक्रिया प्रयासों में फार्मासिस्टों की गैर तकनीकी या सामाजिक भूमिकाएं क्या हो सकती है? देखिए, कोविड सबसे पहले हमको जो रवि जी ने और जो डॉक्टर साहब ने हमको जो समझाया है, ये समझ में आ रहा है कि कोविड जो है वो लगातार फैलने वाली बीमारी है, ये एक दूसरे से स्प्रेड होने वाली है। तो हमारा जो सोशल एस्पेक्ट है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना हम सोशल डिस्टेंसिंग जो मेंटेन करेंगे, हाइजीन मेंटेन करेंगे, उतना हम इसको स्प्रेड होने से रोक सकते हैं। क्योंकि अभी तक इसमें कोई कंफर्म्ड हमारे पास मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, सब बहुत सारी चीज़ें हैं जो ट्रायल पे चल रही हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया। तो मेरे कुछ इसमें मैं कुछ 2-3 पॉइंट्स मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। जैसे कि अब फार्मासिस्ट की अगर हम बात करें तो ड्यूरिंग लॉकडाउन भी हमने ये देखा है कि वाइडली जो शॉप्स जो ओपन थी वो हमारी मेडिकल स्टोर्स थी और मोस्टली जो है उनको रन बाय आवर फार्मासिस्ट, तो इनका एग्जाम्पशन था। और मैक्सिमम जब लोग बाहर आए तो ज्यादातर उन लोगों को जो बेसिक जो ड्रग्स की जो रिक्वायरमेंट थी वो चीज को वो लेने के लिए इन स्टोर्स पे वो लोग का फुटफॉल्स आया। तो हमारा जो है कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है इसी से हमको समझना चाहिए। कम्युनिटी हमारे पास सबसे पहले आना स्टार्ट हुई है, तो वहाँ पे हम लोगों को जो प्रैक्टिसिंग थी वो हम लोग जो हमारे जो रायपुर में और छत्तीसगढ़ में जो हमने हमारे पास वॉलंटियर्स भी रजिस्टर्ड थे, हमारा वेब है, नेटवर्क है फार्मासिस्ट का, उनके माध्यम से जो हम लोगों ने एक मुहिम चलाई थी जिसमें हमने कोशिश की कि जो भी हमारे पास आ रहा है उसको हम किसी भी तरीके से एक सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग और साथ में अपना हाइजीन के ऊपर हमने प्रमोट किया कि आप मतलब वो बहुत सारे मीडियम थे उसके, जैसे कि हमने डिस्प्ले किए, हमने खुद उनसे इंटरेक्ट किया, ड्रग के बारे में जब बात की तो हमने साथ में ये भी बातें की कि आपको घर में क्या प्रैक्टिस करनी चाहिए। इस तरीके से हमने इसको आगे लेके गए फार्मासिस्ट प्लेटफॉर्म में। इसी तरीके से मैं बताना चाहूँगा कि जितनी भी शॉप्स हैं वो मैक्सिमम जो नियर बाय के जो उनके कवरेज एरिया या प्रीमाइसेस होते हैं वहाँ पे जो भी डॉक्टर जो प्रैक्टिस कर रहे थे उस टाइम पे, हालांकि प्रैक्टिसेस बहुत रेयर थी, लिमिटेड थी, बट स्टिल जो प्रैक्टिस कर रहे थे उनको हमने अप्रोच किया कि आप उनको अप्रोच किया, उनको इंकरेज करने की कोशिश की जो वल्नरेबल फैमिलीज हैं हमारे नियर बाय में, कि उनको वो अडॉप्ट कर पाएं या उनको जो भी है एक लिमिटेड हम सपोर्ट दे पाएं। तो उसमें फार्मासिस्ट ने भी कंट्रीब्यूट किया और जो डॉक्टर्स से हमने अप्रोच किया, क्योंकि लोग डोनेट करते हैं और ये बहुत ह्यूमैनिटेरियन कॉज पे है, बट क्या होता है जो एक्चुअल लोगों तक पहुंचना चाहिए तो वो हम लोगों को पता होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग छोटी ड्रग से लेके बड़े से बड़े लोग हमारे स्टोर्स पे आ रहे थे। तो हमने वो एक चैनल डेवलप करने की कोशिश की और उसमें बहुत ज्यादा सक्सेस भी हमको देखने को मिला है। इसी के साथ हम जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं हमारे सोशल एस्पेक्ट में, उनसे भी हमने बोला कि आप अपने जो काउंटर्स हैं उसमें आप इस तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं। हमने आईसी मटेरियल, जो इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन जो मटेरियल्स होते हैं जो गवर्नमेंट भी जारी कर रही थी, उसको ही हमने लेके प्रमोट करने की कोशिश की कि वो भी अपने शॉप्स में ये चीज स्टार्ट करें और उनको भी वल्नरेबल पॉपुलेशन से हमने कनेक्ट करने की कोशिश की थी। तो ये 3 बड़े हमने जो स्टेप्स लिए सोशल एस्पेक्ट्स में, तो इस तरीके से हमने कोशिशें की हैं ड्यूरिंग कोविड। जी बिल्कुल हासिम जी, अब जाते जाते मैं आपको ईद की बधाइयाँ देना चाहूँगी। फिलहाल हाल ही में ईद का त्यौहार बीता है और चाहूँगी कि हमारी जनता को अगर आप कोई संदेश देना चाहें तो। बिल्कुल, आपको भी ईद की बधाइयाँ। हमारे तमाम जो छत्तीसगढ़ के लोग हैं, हमारे जो टीम के जो स्पीकर्स आज हमारे साथ मौजूद हैं, उन सबको मैं ईद की बधाइयाँ देना चाहता हूँ। और मैं ये बस सबसे ये एक्सपेक्टेशन है कि हम जहाँ भी रहें हम खुद को आइसोलेट करने की कोशिश करें, ज़्यादा कम से कम निकलें। लॉकडाउन जो है धारा 144 है उसका पालन करें हम लोग, हेल्थ हाइजीन प्रमोट करें, घर से ही स्टार्ट करना चाहिए। घर से स्टार्ट करते हुए हम जहाँ तक भी इसको मैसेज को ले जा सकते हैं। और आपके माध्यम से भी मैं यही मैसेज देना चाहूँगा तमाम लोगों को
कि हम लोग इससे डेफिनेटली ओवरकम कर सकते हैं। बस जो वक्त है वो उसको हम लोग को पेशेंटली इसको और जो गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए निकालना होगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए। तो ये थे हमारे साथ फार्मेसी से जुड़े लोग जिन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें हमारे साथ साझा की हैं। आगे के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ।